ऐसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करके और आज इसका सिलेबस चेक करोगे लक्ष्य बैच का, तो लक्ष्य बैच के सिलेबस के बायोकेमिस्ट्री सेकंड में जो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा वो उसमें देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आज की जो क्लास है हमारी वो भी डिपेंड है कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और आपको बता देता हूं इस बायोकेमिस्ट्री के बारे में। जैसे ही आप आते हो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में, तो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में आने के बाद जो दो ऐसे तो हमारे लेबोरेटरी में मल्टीपल ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, हिमेटो है, पैथो है, साइटो है, हिस्टो है, फिजियो है, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंक है, इम्यूनो है, बैक्टीरियो है, वायरो है, सेरो है, मल्टीपल ऑफ सब्जेक्ट्स और सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि जब आप लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो या ऐसा अपने दिमाग में आप क्रिएट करते हो कि मुझे लेबोरेटरी सेक्टर में जाना है, तो इसमें दो जो ऐसे लेबोरेटरी के डिपार्टमेंट है, एक तो हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट और एक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसके जो हैं वो मैक्सिमम ऑफ जो टेस्ट लेबोरेटरी में होता है, आप इन दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके कर पाते हो। मैक्सिमम ऑफ टेस्ट जो होता है इन दोनों डिपार्टमेंट पूरे ऑल ओवर लेबोरेटरी का आप कर लेते हो। ऐसे टेस्ट ब्लड बैंक में भी होता है, कुछ टेस्ट माइक्रो में भी होता है, कुछ टेस्ट साइटो में भी होता है, हिस्टो में भी। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबके टेस्ट का इंपॉर्टेंस है। बिना किसी, जैसे किसी को अगर नोड बन गया हो ब्रेस्ट में, तो उसका हम एफएनएसी करके साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में ही पता लगा सकते हैं, या बायोप्सी करके, ट्रिपैन बायोप्सी करके हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में ही हम पता लगा सकते हैं कि आइदर उस नोड्यूल को बनने का कारण क्या है, वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, व्हाटएवर, उसका भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन यदि किसी को ऐसा नोड बना होगा तो उसकी एफएनएसी या बायोप्सी करने से पहले आपको कुछ जनरल टेस्ट जरूर कर लेना पड़ेगा, जैसे इसकी हेमोग्लोबिन, बीटी एंड सीटी, पीटी एंड एपीटीटी, एलएफटी, यूरिन एग्जामिनेशन, ये आपको टेस्ट पहले परफॉर्म कर लेना होगा फॉर द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन प्रोसेस। ये सारे टेस्ट कहां होंगे आपको? अगेन हिमेटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में होगा। तो दैट मीन्स कि यदि हम बात करें अपनी लेबोरेटरी की स्टार्टिंग की, तो हमारे लेबोरेटरी के स्टार्टिंग के दो सब्जेक्ट जो हैं वो सबसे प्राइम है, एक है हिमेटोलॉजी और एक है बायोकेमिस्ट्री। हिमेटोलॉजी तो आपको फर्स्ट ईयर में कंप्लीट पढ़ाया गया, बायोकेमिस्ट्री के कुछ सेक्टर्स जो हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया और कुछ अब सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। जब आप बायोकेमिस्ट्री की बात करते हो तो हमारे हमारे जो बॉडी है, बॉडी में लॉट ऑफ ऐसे मैकेनिज्म है जो पर डे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं। कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, टोटल प्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, लॉट ऑफ ऐसे सब्सटेंस हैं। कुछ को तो हम बाहर से इनटेक करके खाते हैं, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मैंने बोला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो राइस इनटेक किया, क्या खाया आपने? आज चावल खाया। टॉपिक पे आ रहा हूं, पहले ध्यान से सुनते रहो। क्या क्या पढ़ना हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं इस पे। चावल आपने खाया, चावल च्यू किया होगा, चबाया होगा आपने, खा करके आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में कुछ देर रहने के बाद आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होके चावल जो है कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ,
एक कार्बोहाइड्रेट का और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज में या सुक्रोज में या ग्लैक्टोज में, सुक्रोज में। जिस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके चावल में प्रेजेंट होगा, आपने खाया होगा, वो टूट करके उस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में इधर अगर फर्स्ट ईयर के टॉपिक में होगा तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा आपको, और नहीं तो यदि सेकेंड ईयर का टॉपिक में होगा तो सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा। आप सिलेबस चेक कर लेना। अब आपने खाया था चावल, बन गया ग्लूकोज। वो ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज कुछ भी, वो ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब हुआ आपके इंटेस्टाइन में, आंत में, और आपके ब्लड में मिक्स होकर के, और जिस टारगेट सेल, बॉडी के जिस सेल पर भी ग्लूकोज की नीड है, जरूरत है, वो वहां पहुंच गया, सप्लाई किया गया उसको। बॉडी का यही काम है, खाते हैं हम यहां से, जिस भी बॉडी के पार्ट्स पे जिस इसेंशियल अमाउंट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो ब्रेन सिग्नल से भेजता है कि यहां इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो वहां उसका सप्लाई किया जाता है। ग्लूकोज इस फॉर्म में किया गया। अब सपोज दैट आपने ह्यूज अमाउंट में अमीनो एसिड खाया, ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन खाया। क्या खाया? ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन खाया आपने, ठीक है। इस प्रोटीन से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इसको भी मेटाबॉलिज्म वाले में पढ़ोगे। इस प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, पढ़ेंगे। वो अमीनो एसिड जब आपके जिस भी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पहुंचाया जाएगा, उसको भी सप्लाई किया जाएगा, और फिर वहां पर उस अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा, और लास्ट में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यूरिया। सपोज दैट प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म, आपने ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन खाया था जिसके कारण उसकी मेटाबॉलिज्म हुई और प्यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, उस प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हुआ और इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना यूरिक एसिड। ह्यूज अमाउंट में आपने सपोज दैट एक्सरसाइज किया था, क्रिएटिन आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट थे, उनका मेटाबॉलिज्म हुआ और क्रिएटिन फॉस्फेट टूट करके बन गया क्रिएटिनिन। These all are the metabolic product। ये सभी के सभी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे यूरिया हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे क्रेटिनिन हो, या कोई अनदर अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स होता, सोडियम होता, पोटासियम होता, क्लोराइड होता, मैग्नीशियम होता, कोई एंजाइम्स होता, लाइपेज होता, अमाइलेज होता, फॉस्फेटेज होता, इन सभी का कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म या किसी न किसी इसेंशियल प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे प्रोडक्शन या सिक्रेशन होता है। और जब इनका हमारे बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में प्रोडक्शन, सिक्रेशन होते रहता है, तब तक हमारी बॉडी में कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं होता। सपोज दैट आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है इन द फास्टिंग की कंडीशन 60 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहता है, तब तक आपकी बॉडी में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। यू आर इन हेल्दी स्टेट, यू आर इन हेल्दी कंडीशन, योर बॉडी इज हेल्दी कंडीशन, यू कैन डू एवरी वर्क इन द हेल्दी स्टेट ऑफ योर माइंड। बट जैसे ही ये इन द फास्टिंग ग्लूकोज is raised from the 110 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अब आपका ये फास्टिंग ग्लूकोज जो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। योर बॉडी स्टार्ट इन द सिकिंग, आपका बॉडी बीमार होना स्टार्ट हो गया, आपको चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाएगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप चल नहीं पाओगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ यू आर गेटिंग डायबिटिक मिलेटिक, यू आर गेटिंग डायबिटीज मिलेटस, अब आप डायबिटिक पेशेंट हो। सपोज दैट यूरिया आपके बॉडी में 5 to 40 milligram per deciliter is the normal range, and in your body is maintaining the 5 to 40 milligram per deciliter. That is okay, your body, about your body. If urea exceed its level and it arrive to 90 milligram per deciliter, then what it about? That means your body getting sick, आपकी शरीर बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा। इट प्रूव्स दैट मे बी आपका किडनी जो है वो यूरिया एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, उसको फिल्टर नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जा रहा है।
हो सकता है आपकी बॉडी में आपने प्रोटीन ज्यादा खाया, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, जितना यूटिलाइजेशन रेट था उससे भी ज्यादा यूरिया बढ़ गया। तो जब इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का या इन सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आल्सो, जब इनका यूटिलाइजेशन से ज्यादा प्रोडक्शन या सेक्रेशन होने लगे या इनका एक्सक्रेशन रुक जाए, तो इनका आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। What will be start? That accumulation. And what is the meaning of accumulation? Accumulation means जमा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। बट आपकी बॉडी की एक टॉलरेंट पावर होती है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। आपका बॉडी जो है, यदि यूरिया का जो रेंज है वो 5 से 40 मिलीग्राम ही आपका बॉडी टॉलरेट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 42-45 टॉलरेट करेगा, इससे ज्यादा नहीं। आपकी बॉडी ग्लूकोज जो है 110 रेंज है तो 112-113 तक टॉलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यदि टॉलरेटिंग पावर से एक्सीड होगा तो आप बीमार होने लगोगे, और उस बीमार के कंडीशन को, उस एक्यूमुलेटेड इंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक कंपोनेंट या सेक्रेटरी प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर, या उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द कैलोरीमीटर। आई विल एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर फर्दर बोथ दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट इट आल्सो। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, उस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोनों में अधिकतम समानता है, इसीलिए मैंने एक में टॉपिक रखा है और एक में आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर भी फील होगा, आपको समझने में आसानी भी होगी। इन सभी एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट को अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो इनको डिटरमाइन करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ता है जिसको कैलोरीमीटर या फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। यूजुअली उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग फोटोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोमीटर। And there is the two types of the instrument in the photometer which we used. That is, one is the spectrophotometer and second one is the colorimeter. What is the meaning of photometer? What is the meaning of photo? In the physics you have to study about the photo. जब आपने फिजिक्स की स्टडी करी होगी 11th एंड 12th में तो आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो। फोटो मतलब वो फोटो नहीं जो आप मुंह बना के ऐसे सेल्फी लेते हो, वो वाला फोटो नहीं। फोटो का मतलब होता है फिजिक्स में लाइट। फोटो का मतलब होता है फिजिक्स में लाइट। क्या सर? लाइट, प्रकाश। फोटोमीटर मतलब लाइट को मेजर करने वाला डिवाइस। और हम लोग इन सभी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए एक लाइट मेजरमेंट डिवाइस यूज करते हैं। उसमें दो प्रकार के डिवाइस, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर, दोनों को हम लोग यूज करते हैं। होप सो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डेफिनेशन क्या है? एक बोलो कि सर एक परफेक्ट डेफिनेशन बताओ क्या है, ताकि हम लोग समझ पाए। बड़ी सिंपल बात है यहां पर लिखा गया, आप ध्यान देंगे। कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस। मैंने अभी बोला कि लाइट मेजरिंग डिवाइस, लाइट को मेजर करने वाला डिवाइस है। कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस which used to measures of transmittance and absorbance of any color solution. A spectrophotometer and colorimeter is a light sensitive device. A spectrophotometer या colorimeter एक light sensitive device होता है which used for, जिसको हम लोग यूज करते हैं to detection या to measures, जिसको हम लोग यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ एनी कलर सॉल्यूशन।
कोई भी यदि आपने लाइट की थ्योरी में पढ़ी भी होगी, शायद नहीं भी पढ़ी है तो अभी आप समझ लीजिए। कोई भी यदि जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है या एक बाल्टी लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में एक कलर सॉल्यूशन पहले से हमने डाल रखा है, ठीक है, समझिए इस बात को, फिर आएंगे डेफिनेशन पे। यदि इस कलर सॉल्यूशन में अपन इधर से लाइट सोर्स पास करेंगे, इधर से मैंने कोई टॉर्च जला दिया और इस टॉर्च से क्या किया मैंने, लाइट पास किया, तो क्योंकि इस कलर सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस ग्लास वाले में इसको हमने रखा होगा उस ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो यहां से लाइट जैसे इस वाले सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद कुछ लाइट जो है रिटर्न इधर की ओर आ जाएगा, कुछ लाइट जो है इससे पास होकर के इसमें आ जाएगा। जितना लाइट की इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। जो लाइट इसमें अंदर में आया है, कुछ लाइट तो बहुत ही ज्यादा तीव्र होगा, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होगा, तो कुछ जो है इधर से टकरा के इधर की ओर पास भी हो जाएगा, इधर पास भी हो जाएगा, और कुछ जो है इसी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कलर सॉल्यूशन है, जितना कलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगा। जितना कम होगा कलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही यहाँ कम लाइट एब्जॉर्ब होगा और उतना ही लाइट यहाँ से पास हो जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, कोई भी यदि लाइट सोर्स चलता है और चलने के बाद किसी भी मीडियम से यदि टकराता है, इन द सेंस ऑफ कलर सॉल्यूशन से यदि टकराए या किसी भी मीडियम से टकराए, तो टकराने के बाद तीन इंसिडेंट उसके साथ होता है लाइट के साथ। फर्स्ट वन होता है रिफ्लेक्टेंस का, यानी कि सबसे पहले लाइट जो है टकराएगा और टकरा के वापस हो जाएगा। दूसरा इंसिडेंट होगा एब्जॉर्बेंस का। एब्जॉर्बेंस का मतलब कि टकराया और टकरा के उसमें इंटर कर गया, इंटर करने के बाद यदि उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई थी तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया गया, सोख लिया गया उसके अंदर। और थर्ड वन इंसिडेंट होता है दैट इज द ट्रांसमिटेंस का। ट्रांसमिटेंस का मतलब लाइट गया, लाइट टकराया, टकरा के इंटर किया और इंटर करके क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, तीव्रता बहुत ज्यादा थी, इसलिए टकरा के बाहर चला गया। दैट इज द ट्रांसमिटेंस। यहां एक वर्ड यूज किया गया है इंटेंसिटी, इसको याद रखना। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। किसी भी लाइट के साथ ये तीन इंसिडेंट होता है। यही इंसिडेंट जो है वो कैलोरीमीटर में इसी इंसिडेंट को यूज करते हैं। एक्चुअल में कैलोरीमीटर जो ये आप देख रहे हो ये पीक में, यही कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस ऐसा ही होता है। इधर में यहाँ क्यूवेट रखने का स्पेस है, आगे पढ़ेंगे, जान जाएंगे इसके बारे में। ये जो है रीड आउट, यहाँ डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ये जीरो सेटिंग का डिवाइस है। ये सारा प्रोसेस वाला जो खजाना है इसके अंदर में होगा। इसको खोलोगे ऊपर से तो अंदर में सारा चीज दिख जाएगा। क्या क्या कंपोनेंट अंदर में लगा होता है वो आगे बताऊंगा अभी। एक्चुअल में कैलोरीमीटर यही करता है कि एक हम लोग इस प्रकार के टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब नहीं जिसको हम लोग क्यूवेट बोलते हैं, वो ग्लास सिलिकॉन का बना होता है। क्यूवेट के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। उसको यहाँ डालते हैं। अब एक्चुअल में जब भी किसी भी प्रकार की यदि आपको मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का अगर डिटर्मिनेशन करना है, चाहे यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, किसी का भी यदि आपको करना हो तो उसको आप लेबोरेटरी में पहले रिएक्शन करवाते हैं। और रिएक्शन करवाने से उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ कलर का फॉर्मेशन होता है। उसी कलर फॉर्मेशन वाले सॉल्यूशन को, जो रिएक्शन हुआ है केमिकल को, यहां हम लोग डाल देते हैं, रख देते हैं क्यूबेट में डाल के। और रखने के बाद हम लोग अंदर में ही एक लाइट क्रॉस करवाते हैं। लाइट क्रॉस करवाने के बाद जब लाइट यहां क्रॉस होता है तो इसमें जो है, जो कलर सॉल्यूशन था उसमें ये तीनों इंसिडेंट हैपेंड होता है। रिफ्लेक्टेंस भी होता है, एब्जॉर्बेंस भी होता है और ट्रांसमिटेंस भी होता है। तो बस ये जो डिवाइस है वो यही दो काम करता है कि इसके ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस, जो निकल गया है और जो एब्जॉर्ब हो गया है, उसको क्या करता है, मेजरमेंट करता है
किसी भी कलर के सॉल्यूशन में जो हुआ है। आप बोलोगे कि सर इसमें दो डिवाइस है, कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दोनों अलग अलग काम करता है। कोलोरीमीटर होता है, जैसे यहीं पर डिफरेंस, पहला डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। कोलोरीमीटर जो होता है, किसी भी कलर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब हुआ, कितना अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब हुआ, इस एब्जॉर्बेंस को मेजरमेंट करता है। कोलोरीमीटर क्या करता है सर? एब्जॉर्बेंस को मेजरमेंट करता है, जितना इसमें एब्जॉर्ब हो गया। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो ट्रांसमिटेंस एज वेल एज रिफ्लेक्टेंस जो वापस आया, इसको मेजरमेंट करता है। रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस को कौन मेजर करेगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर करेगा। एज वेल एज जो एब्जॉर्बेंस है उसको कौन मेजरमेंट करेगा? कोलोरीमीटर करेगा। यही दोनों में डिफरेंस है पहला। आगे और डिफरेंस समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? और इन दोनों डिवाइस को हम लोग इसी प्रकार से मेजर कर लेते हैं कि उसमें कितना अमाउंट में हमारा था। मेजरमेंट करने के लिए पहले प्रिंसिपल समझना होगा, फिर वर्किंग समझना होगा, सब और दूर की बात है। फिलहाल आप डेफिनेशन को, होप सो इस बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, थोड़ा बारिश का मौसम है तो मैं भीग गया था, भीग जाने के कारण गला थोड़ा खराब हो गया, फीवर है। लेकिन चलो फिर भी क्लासेस है, उतना किया जा सकता है ना। तो मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसलिए बीच बीच में दर्द होने लगता है, तो आपको आवाज भी थोड़ा खराब जा सकता है। होप सो इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलोरीमीटर में आप इतना समझे, मैंने यहां बोला आपको कि यहां पर काम किस चीज का चल रहा है? यहां काम फोटो का चल रहा है। फोटो मतलब लाइट का चल रहा है। लाइट की ही एब्जॉर्बेंस, लाइट की ही रिफ्लेक्टेंस और लाइट की ही ट्रांसमिटेंस पे सब कुछ काम हो रहा है, क्योंकि इन्हीं को एब्जॉर्ब करना है। तो अब जैसा कि हम लोग फिजिक्स में ये भी पढ़े हैं कि सर लाइट तो तीन प्रकार का लगभग अगर मान के चले तो होता है। लाइट को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ तीन कैटेगरी में रखा गया। एक को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। तीन कैटेगरी में लाइट रखे हैं। इस लाइट को कैसे, किस बिहाफ पे डिवाइड किया गया? उनके वेवलेंथ के बिहाफ पे। वेवलेंथ का मतलब क्या है? जब भी लाइट चलता है, ये देखो किसी भी सोर्स से अगर आप टॉर्च चलाओगे तो लाइट ऐसे सीधे नहीं जाता, लाइट जो है ऐसा स्पाइरल फॉर्म में चलता है, इस प्रकार से चलता है लाइट। अब इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहां से एक पॉइंट हुआ यहां, एक पॉइंट हुआ यहां, एक पॉइंट हुआ यहां, एक पॉइंट हुआ यहां। तो इस से लेकर इस पॉइंट और इस से लेकर इस पॉइंट में जो दूरी हुआ, जो ऐसे ऐसे चला, इसी को बोलते हैं वेव मोशन। इसको क्या बोलते हैं? वेव। वेविंग होके चल रहा है, लहराते हुए चल रहा है। और वेव लेंथ, मैंने क्या बोला? LENGTH, वेव लेंथ। लाइट को वेव लेंथ के बिहाफ पे तीन कैटेगरी में रखा गया, यानी जो इस वेव की यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे वेव लेंथ। ऐसे हो रहा है इसको वेव, और एक वेव में दो वेव के अंदर जितने डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, वेव की लंबाई। तो वेव की लंबाई के बिहाफ पे, वेव लेंथ के बिहाफ पे लाइट को तीन कैटेगरी में रखा गया। अल्ट्रावायलेट, जिसको यूवी लाइट बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट। दूसरा होता है विजिबल लाइट, VL, जिसको विजिबल लाइट। एंड थर्ड वन होता है इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड लाइट। इन तीनों को वेवलेंथ किस बिहाफ पे डिवाइड किया गया? वेवलेंथ। और इनके वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में मापा गया। जिस वेवलेंथ की लंबाई 10 नैनोमीटर से लेकर 360 नैनोमीटर के बीच में हो, ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट। जिस लाइट का वेवलेंथ 360 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक हो, ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट।
और जिस लाइट का 760 से लेकर के 1 मिलीमीटर तक, ऐसे 900 मिलीमीटर तक का होता है, 900 नैनोमीटर तक का होता है, जिसकी वेवलेंथ हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। उसको क्या बोलते हैं सर? इंफ्रारेड लाइट। अब यहां पे थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ए वाला फोटो देखो, पिक देखो। इस पिक में यहां पर जो है एक नैरो रेंज डिसाइड किया गया है, दैट इज फ्रॉम द विजिबल लाइट। 360 से लेकर के यहां पर वाला जो है 360 से लेकर 760 तक का वेवलेंथ है लाइट का, जो इस प्रकार से चलेगा। इसी नैरो रेंज में सारे के सारे विजिबल लाइट है। इसके इधर जैसे ही कम हुआ वेवलेंथ, जैसे ही और शॉर्ट हो गया, छोटा वेवलेंथ हो गया, एकदम इतना छोटा छोटा हो गया, तो 10 से 360 नैनोमीटर तक इधर आ जाओ तो वो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट लाइट। इस अल्ट्रावायलेट लाइट से और भी नीचे की ओर अगर और भी वेवलेंथ छोटे हो गए तो एक्सरे और गामा रे हो जाएगी। यहां से लेकर 10 से लेकर 360 तक अल्ट्रावायलेट, 360 से लेकर 720 तक सारे के सारे विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट के 7 कलर, जो सातों विजिबल कलर होते हैं, वो इसी वेवलेंथ के अंदर होंगे, 360 से लेकर 760 के बीच में। अब 760 से जैसे ही ऊपर गया इधर की ओर, वो हो गया इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड से और ऊपर गया, वो हो गया रेडियो वेव्स। यही है लाइट की वेविंग। तो हम लोग जो क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, वो इसी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस दूसरा क्या बताने जा रहा था, उस बात को जरा समझिए। यहाँ पे हम लोग कितने डिवाइस यूज कर रहे हैं सर? यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइस यूज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलोरीमीटर। पहला डिफरेंस पहले समझ चुके। दूसरा डिफरेंस होता है कि जो कैलोरीमीटर होता है, इट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ओनली द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। मतलब कि कैलोरीमीटर measures the visible light spectrum। मतलब कि कैलोरीमीटर जो है 360 से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट प्रोड्यूस होगा, उन्हीं की इंटेंसिटी, उन्हीं की एब्जॉर्बेंस को केवल मेजर कर पाएगा। जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर will measures the ultraviolet light, visible light as well as infrared light। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इस तीनों को मेजर करने में कैपेबल होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट एज वेल एज इंफ्रारेड लाइट। इन तीनों के वेवलेंथ में के जो लाइट प्रोड्यूस होंगे, तीनों को मेजर करेगा। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। आई बात इतनी सी समझ में? अब नीचे की ओर एक्सरे और गामा रेज होगा, उनको नहीं मेजर कर पाएगा। उनको मेजर करने के लिए अलग होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसको सेंटिलेशन काउंटर बोलते हैं। एक्सरे को डिटेक्ट करने के लिए सेंटिलेशन काउंटर, एंड गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए मैंने मेंशन किया था, गामा रेज को जिगर म्यूलर काउंटर याद रखना, पूछता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं गामा को। एंड सेंटिलेशन काउंटर एक्सरे रेडिएशन को। सेंटिलेशन काउंटर फॉर रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन। क्लियर? होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, लाइट का स्पेक्ट्रम वाला और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैलोरीमीटर में दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, हम लोग थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब जब कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा कि अब होता क्या क्या चीजें,
अब आजकल के समय अगर बोलोगे सर हम लोग तो लेबोरेटरी में काम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन इस प्रकार का जो मशीन, इस प्रकार का जो मशीन है ये हम लोग लगभग नहीं देखते हैं। बोलोगे आप यही, ये वाला जो मशीन है वो पहले देखा जाता था बहुत ज्यादा, अब देखा जाता है छोटे मोटे लेबोरेटरी, क्योंकि इसमें मैनुअल पाइपेटिंग हमें करनी होती है। अब आप बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में देखोगे बड़े बड़े मशीन जो फुल्ली क्लोज होंगे, केवल सैंपल रख दो, वो दिन भर ऐसे ऐसे प्रोब चलते रहेगा, उसमें इधर से सैंपल उधर उठाएगा, उधर से उधर डालेगा और वो रीडिंग भी दे देता है कंप्यूटर पे। वो वाला मशीन है, उसको बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर। कुछ सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर भी है और ये बिल्कुल मैनुअली एनालाइजर है। अब जो आप आजकल देख रहे हो वो फुल्ली, वो भी इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहले ए बना इसीलिए वो बन पाया। इसकी प्रिंसिपल की हम लोग बात जब करेंगे क्लास में तब समझाऊंगा। फिलहाल अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कंपोनेंट। अब तो आपने एक बंद वाला देख लिया मशीन, जो भी क्लोरीमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दोनों ऊपर से लगभग दोनों वैसा ही दिखेगा। आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो अलग बात है, सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। डिफरेंस इनके अंदर में भी अब होता है, कंपोनेंट में भी डिफरेंस होता है, वो जरा बता देता चाहता हूं। सबसे पहले कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बिहाफ से, आपको एग्जाम में लिखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली पड़ेगा, और यदि आप कभी कंपटीशन के बिहाफ से भी देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कंपोनेंट। सबसे पहले क्लोरीमीटर के कंपोनेंट्स जानते हैं। कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला, क्योंकि यहां पर जो यूज हो रहा था सर 7 कंपोनेंट, 6 to 7 कंपोनेंट यूज होता है। सबसे फर्स्ट वन कंपोनेंट जो है दोनों में यूज होगा वो है लाइट सोर्स, लेकिन लाइट सोर्स दोनों में अलग अलग होगा। बताओ सबसे फर्स्ट वन, क्योंकि लाइट को ही मेजर करना है, मैंने बोला कि लाइट प्रोड्यूस करेंगे और लाइट को ही एब्जॉर्बेंस हो या रिफ्लेक्टेंस हो या ट्रांसमिटेंस हो, इसी को मेजर करना है। तो सबसे पहले हमें यूज करेगा लाइट सोर्स की, जिससे कि हम लोग लाइट क्रिएट कर पाए। यहां से लाइट क्रिएट करेंगे तभी तो आगे जाकर के हम उसको मेजर करेंगे। तो क्लोरीमीटर में एक लाइट सोर्स यूज होता है, और वो लाइट सोर्स याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेड फ्रॉम टंगस्टन। किस चीज का लाइट सोर्स बना हुआ होता है, किस धातु का? टंगस्टन धातु का। क्यों यूज करते हैं टंगस्टन का? बिकॉज ऑफ इट प्रोड्यूस द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस सो मोर हीटिंग एनर्जी। नॉर्मल वाला ट्यूबलाइट अंदर में लगा दो, पता चले इतना हीट प्रोड्यूस कर दिया, पूरा के पूरा इंस्ट्रूमेंट ही जला दिया, क्योंकि ये ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा। और विजिबल लाइट हमें जरूरत है, क्लोरीमीटर में विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम ही तो जरूरत है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हमें जरूरत है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में 360 से लेकर 760 नैनोमीटर तक की हमें लाइट वेवलेंथ जरूरत है। और विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर आते हैं? 7 कलर आते हैं। कलर कौन कौन से होते हैं? इसको भी आप याद रखें, वीब ग्योर, इसको याद रखना इंग्लिश में, या हिंदी में याद रख सकते हो बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, आपने पढ़ा होगा पहले भी एक क्लासेस में। वी से सबसे पहला कलर कौन सा होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हिंदी में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 7 कलर हुए। ये 7 कलर कहां प्रोड्यूस होते हैं? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में 360 से 760 नैनोमीटर के बीच में इनकी वेवलेंथ होगी, एंड इसको हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे टंगस्टन से। अब बोलोगे कि सर विजिबल लाइट में कोई भी कलर प्रोड्यूस हो सकता है, 7 कलर प्रोड्यूस होगा, तो 7 में से हम लोग किसको मेजर करेंगे? यहां उस डिपेंड करता है कि आपका जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, जब आप रिएक्शन करवा, सपोज दैट आप ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन कर रहे हो, तो आप प्लाज्मा लोगे और ग्लूकोज का रिएजेंट लोगे, दोनों को रिएक्शन करोगे, रिएक्शन करवाने के बाद पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा। तो अब जो आप रिएजेंट यूज किए हो उसके लिटरेचर में लिखा होगा कि पिंक कलर यदि फॉर्मेशन हुआ है तो इसको कितने नैनोमीटर फिल्टर पर जो है वो हमें मेजर करना है, किस
कलर के फिल्टर के अगेंस्ट मेजर करना है। उस पे आता हूं, थोड़ा सा भी और रुक जाओ, वहां पर शायद ना समझ पाओ आप। सबसे फर्स्ट वन क्या हमें यूज करना है, आऊंगा वो भी बताऊंगा। टंगस्टन, टंगस्टन का लाइट सोर्स यूज करेंगे। अब लाइट सोर्स से जैसे ही लाइट आगे की ओर बढ़ेगा, ये लाइट सोर्स कहां होगा, इस वाले मशीन के अंदर फिट होगा। खोलोगे ना तो दिखेगा, नीचे में फिट होगा, जो ये रखते हैं ना इसके नीचे फिट होगा वो। उसको खोल के अंदर की चीजें बता रहा हूं। उसके बाद सबसे फर्स्ट वन आपको यहां पर एक कंपोनेंट यूज होता है, इंट्रांस स्लिट। ये ज्यादा कुछ बैरियर नहीं होता है, बिल्कुल कांच का बना होता है, जिससे कि सिंपली जो है लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिससे कि लाइट जो है क्रॉस कर जाए। सबसे बड़ा जो सेकेंड में यहां लिख ही देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, इंट्रांस स्लिट, ठीक है। थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है दैट इज द लेंस। अब क्योंकि हम लोग यहां पर जो लेंस यूज कर रहे हैं उस लेंस का आप टाइप याद रखना, कभी पूछ जाता है। जो यहाँ लेंस यूज हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप 11th या 12th या 9th में भी पढ़े होंगे, लेंस दो प्रकार के होता है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो कभी कभी आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कैलोरीमीटर में किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो इसमें हम लोग जो लेंस यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या अंतर है, देखो नाम यहां लिख रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक यहां यूज हुआ है CAVE। केव का मतलब क्या होता है सर, CAVE, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। क्या होता है, गुफा। गुफा कैसा होता है, गहरा, धंसा हुआ, अंधेरा। तो इस प्रकार का यदि कोई लेंस बन रहा हो तो यहां देखो, यहां भी गुफा धंसा हुआ है, यहां भी धंसा हुआ है, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और वैक्स मतलब उभरा, यहां पर इस प्रकार का यदि उभरा हुआ लेंस हो, दोनों पोर्शन जो है वो उभरा हुआ है, तो इस प्रकार को लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कैलोरीमीटर में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर जब लाइट सोर्स से लाइट निकलता है तो इस लाइट को जो है इमिट करके और रिफ्रैक्ट करना है एक पॉइंट पे आगे की ओर, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करना होता है ट्रांसमिट करके। यदि हम लोग कॉनकेव लेंस यूज कर लेंगे तो ये जो है लाइट को एक जगह इमिट न करके, ट्रांसिट न करके लाइट को डिफ्रैक्ट कर देगा। इससे यदि आप इससे लाइट दोगे ना तो लाइट इसके अंदर जाएगा और फिर ये लाइट को इस प्रकार से बिखेर देगा, एक पॉइंट पर ना देके फैला देगा, डिस्पर्ज कर देगा लाइट को। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इस बात को शायद आप समझ पाए हो। ऑलराइट सर, चलिए थर्ड कंपोनेंट आपने लेंस समझ लिया। अब लाइट जो है लेंस पे पड़ा, लेंस जो है लाइट को इमिट किया और लाइट को इमिट करके एक अनदर वन आगे में एक कंपोनेंट लगा हुआ है, दैट इज द फिल्टर, एंड दिस वन इज द सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज द फिल्टर। या फिल्टर को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमोटर। क्या बोला जाता है सर, फिल्टर को मोनोक्रोमोटर भी बोला जाता है। यहां देखो, ये जो था आपको कैलोरीमीटर डिवाइस जो है दिख रहा है आपको, इस डिवाइस में देखो यहां पर एक इस प्रकार का स्विच लगा हुआ है, और स्विच को जो है इस प्रकार से आप ऐसे रोलिंग करके घुमा सकते हो। यहीं से आप फिल्टर को सेट कर सकते हैं। यहां पर सभी फिल्टर के जो हैं वो लिखे हुए रहते हैं आपको रेंज, कि 400 नैनोमीटर पे किस कलर का वायलेट कलर का फिल्टर है, कि किस कलर का फिल्टर है। 420 पे जो है वायलेट ब्लू दिखेगा, 480 पे ग्रीनिश ब्लू दिखेगा। इस प्रकार से सारे फिल्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। आप ये एक चार्ट होता है, इस चार्ट को भी मैं आपको दे दूंगा कि किस फिल्टर पे कौन सा कलर जो है वो पास होगा। यहां देखिए ध्यान से, जो भी थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा फिल्टर यहां हम सिलेक्ट करेंगे तो यहां से कौन सा कलर पास होगा। अब चूंकि यहां से तो सातों कलर प्रोड्यूस हुए होंगे, लेकिन सातों कलर की मेजरमेंट तो करनी नहीं है, हमें मेजरमेंट किसी एक कलर की करेंगे।
जिस कलर में, जैसे सपोज मेरा पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ था ग्लूकोज के डिटरमिनेशन करने के लिए, तो यदि इस पिंक कलर में हमारे यहाँ फॉर्मेशन हुआ है तो यहां से भी हम पिंक कलर ही नहीं छोड़ेंगे, यहां से हम देखेंगे कि कौन से कलर फिल्टर पे पिंक कलर में जो है कौन सा कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और ये साइंटिस्ट लोग एनालिसिस करके बताते हैं कि यदि पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ है तो आप यहां से कौन सा कलर छोड़ोगे जो कि आके यहां मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो, ताकि हमें रियल एनालिसिस मिल पाए। ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि यदि पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ है तो कौन सा कलर छोड़ेंगे, रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है तो कौन सा कलर छोड़ेंगे। और एक कलर आप कहां से सेट कर पाओगे, एक कलर आप सेट कर पाओगे फिल्टर, जो यहाँ पे फिल्टर दिया गया है इसी फिल्टर से घुमा के। सपोज मेरा पिंक कलर फॉर्मेशन हुआ है तो हो सकता है कि 480 नैनोमीटर हो, तो 480 नैनोमीटर पे मेरा और ग्रीनिश ब्लू कलर निकल रहा है, तो यहां लिखेंगे 480 नैनोमीटर, यहां सेट करेंगे। अब जैसे 480 नैनोमीटर इस फिल्टर के साथ आप सेट कर लोगे, केवल और यहां से जो है ग्रीनिश ब्लू कलर ही बाहर जाएगा और रेस्ट ऑफ जितने भी कलर थे वो यहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर मतलब सिंगल कलर को आगे जाने देगा, सभी के सभी कलर को। मोनोक्रोम, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, सिंगल कलर को आगे जाने देगा। It is a so important, main important component of the colorimeter. क्लियर सर? नेक्स्ट कलर जो कंपोनेंट होता है हमारा सबसे इंपोर्टेंट, वो है दैट इज द क्यूवेट। क्या? क्यूवेट, जो यहाँ पे हम लोग जैसे लेबोरेटरी में जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने पे जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं वो टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं। वो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, कांच का भी बना हो सकता है, सिलिकॉन का भी बना हो सकता है। जो हमारा क्यूवेट होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। तो आप बोलो कि सर वो टेस्ट ट्यूब को ही क्यों नहीं डायरेक्ट, अच्छा ये टेस्ट ट्यूब कहाँ रख रहे हैं, एक क्यूवेट कहाँ रख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, ये वाला जो है ना रखा हुआ है, यहीं पे रखते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ टेस्ट ट्यूब क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यूवेट क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ अंतर होता है, डिफरेंस होता है टेस्ट ट्यूब और क्यूवेट में। एक्चुअल में सर एक क्यूवेट ऐसा भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। क्यूवेट और टेस्ट ट्यूब में सबसे फर्स्ट अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि क्यूवेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि टेस्ट ट्यूब का कांस्टेंट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बाल्टी पानी लो, पानी लेने के बाद उसमें आप अपने हाथ को डालो, तो आप हाथ सीधा डालोगे तो जितना पानी के बाहर रहेगा आपका हाथ वो तो बिल्कुल सीधा दिखता रहेगा, पानी के अंदर जो हाथ रहेगा वो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। क्या आपका हाथ टूट गया पानी में डालने के बाद? नहीं ना, लेकिन टेढ़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसका एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब लाइट पड़ रहा है तो लाइट को जो है अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण उसको थोड़ा बेंट कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है लाइट को, इसलिए आपका हाथ भी मुड़ा हुआ दिख रहा है। सेम वे सभी कांच का भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जिस कांच का सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तभी तो हम इधर से लाइट डालेंगे तो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा नहीं तो मोड़ के और फिर आगे भेजेगा। जिसका अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या वेरिंग मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो हो सकता है कि लाइट मुड़ ज्यादा रिफ्लेक्टेंस हो जाए, एब्जॉर्बेंस यहां आए वो भी ज्यादा मुड़ा हुआ आए, हो सकता है ज्यादा ट्रांसमिटेंस कर दे, है ना। तो इसलिए क्यूवेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है और इसका जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो पहला रीजन इसीलिए हम लोग क्यूवेट यूज करते हैं। सेकेंड रीजन ये होता है कि क्यूवेट का जो डायामीटर होता है सर ये भी वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं बनाया जाता है। आप अपने यूज के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब यूज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब कभी छोटा भी यूज करते हैं, कभी हम लोग बड़े टेस्ट ट्यूब भी यूज करते हैं, लेकिन जो क्यूवेट का ये जो डायमीटर है वो कांस्टेंट होता है और 1 सेंटीमीटर ही होता है, याद रखना। आप बोलोगे इस डायमीटर से क्या मतलब, इस डायमीटर का क्या यूज होता है, जब इसका प्रिंसिपल समझाऊंगा वहां बताऊंगा कि डायमीटर कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होना क्यों जरूरी हो, तो समझ में आ गया। चलिए सर नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या होता है, क्यूवेट यूज होता है। और क्यूवेट किस लिए यूज होता है, कलर सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस लेने के लिए। क्लियर। अब यहां से लाइट आया, इसमें जो हम लोग अपना केमिकल रिएक्शन होने के बाद डाले होंगे केमिकल रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन हुआ उसको हमने इसमें ट्रांसफर किया। अब यहां से लाइट आया और यहां पे लाइट एब्जॉर्ब हुआ। एक अमाउंट होगा यहां से जितना लाइट चला होगा, ठीक है।
यहाँ पर जो एक लाइट को पास किया उसका कुछ अपना अमाउंट होगा, जितना यहां से चला होगा इनिशियल लाइट उतना यहाँ पर आया होगा। इस लाइट को यहां जैसे ही पड़ा कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गया होगा, जितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ और कितना लाइट कुछ जो होगा वो यहां पर इमिट हो गया होगा। तो जो लाइट इमिट हुआ उस लाइट को यहां पर जो है एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेल। क्या बोलते हैं? फोटो सेल। इस इमिटेड लाइट को ये फोटो सेल जो है वो कैप्चर किया, और कैप्चर करके फोटो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि इट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, ना तो आप एनर्जी को मार सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से लाइट चला था, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जितना यहां लाइट इमिट हुआ होगा, और उस लाइट को फिर यहां एक डिवाइस होता है रीड आउट डिवाइस जिसको बोलते हैं 7th नंबर या गैल्वेनोमीटर। 7th नंबर में रीड आउट डिवाइस, रीड आउट डिवाइस या गैल्वेनोमीटर। जितना यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिटेक्ट हुआ है इसको यहां रीड करता है। अब इससे पता क्या चलता है, एक्चुअल में ये जो है फोटो सेल जो है जितना लाइट यहां इसको डिटेक्ट हुआ और जितना इनिशियल में ट्रांसफर हुआ था, स्टार्ट हुआ था, इन दोनों को डिफरेंस करके जितना जो टोटल लाइट बना और जितना लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो गया उससे तो कम ही लाइट यहाँ होगा। जैसे हमने टोटल लाइट सपोज दैट यहाँ से 5 निकला था, ध्यान से सुनना, यहाँ से 5 लाइट निकला था, सपोज दैट यहाँ पर 3 एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो यहाँ निकलेगा कितना? 2 ही तो निकलेगा। तो इससे ये बताता है जितना ये निकला, इससे पता चला कि एक कितना गाढ़ा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कम निकलेगा। और उसी के रीडिंग यहां लेकर के हमें कैलकुलेशन करके हम पता लगा लेते हैं कि कितना हमारा इस सॉल्यूशन में वो अमाउंट प्रेजेंट था। वो रीड आउट डिवाइस पे हमें दिख जाता है। जो रीड आउट डिवाइस पे हमें दिखा रीडिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको सर? उसको बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी उसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में ओडी बोला जाता है। और इस ओडी को जब बायोकेमिस्ट्री में कोई भी टेस्ट करना बताऊंगा मैनुअली से तो बहुत यूज होगा, यहीं से याद रखना आप। इस प्रकार से जो है सारे कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन किया गया कैलोरीमीटर का, और इस प्रकार से जो है कैलोरीमीटर वर्क करता है। कैलोरीमीटर का आगे प्रिंसिपल बहुत एक और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी समाप्त नहीं हुआ जी सर जी। बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ सारे थ्योरी अभी बचे हुए हैं, अभी तो फॉर्मली हम लोग स्टार्ट किए हैं। होप सो कैलोरीमीटर का आपको कंपोनेंट समझ में आएगा। सेकंड वन आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर में कंपोनेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेम वे इसमें भी लगभग वही कंपोनेंट यूज होते हैं, 1-2 कंपोनेंट ज्यादा यूज होते हैं, और एक कंपोनेंट अलग यूज होने के कारण ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैलोरीमीटर से ज्यादा जो है वो यूजफुल हो गया, ज्यादा प्रिसाइज और कन्वीनियंट होता है। क्यों? सबसे फर्स्ट वन जो यूज हो रहा था कंपोनेंट, वो हो रहा था सर लाइट सोर्स। यहां पर भी लाइट सोर्स यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर लाइट सोर्स हो रहा था टंगस्टन का, यहां पर टंगस्टन का नहीं होगा। यहां पर लाइट सोर्स 2 प्रकार के यूज होता है, एक होता है हाइलोजन लैंप या ड्यूटेरियम लैंप। क्या? हाइलोजन लैंप या ड्यूटेरियम लैंप। क्यों ड्यूटेरियम या हैलोजन लैंप यूज करें, टंगस्टन क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ टंगस्टन विजिबल लाइट ओनली प्रोड्यूस कर रहा था। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में शुरू में बताया कि इसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड तीनों मेजर किए जाते हैं। तो हैलोजन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप जो है ये आपको तीनों प्रकार की वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है। पहला डिफरेंस हो गया। मतलब अब हमारे पास कोई सैंपल आएगा, अगर उस सैंपल को मेजर होने की कैपेसिटी अल्ट्रावायलेट लाइट में होगी तो उसको भी हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर कर लेंगे, जबकि कैलोरीमीटर में नहीं कर सकते थे, इसलिए ज्यादा यूजफुल हो गया।
नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रांसलाइट उसमें यूज कर रहे थे, इंट्रांसलेट यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें इंट्रांसलेट नहीं यूज होके कॉलीमैटर यूज करते हैं। कॉलीमैटर भी जो है एक लेंस जैसा ही समझ लो कि लेंस ही होता है, कांच का बना हुआ होता है। कॉलीमैटर का काम ये होता है, अगेन वही जो यहाँ पर लेंस हमने यूज किया था, इतना बड़ा तो नहीं, स्मॉल लेंस, पतला एकदम यूज करते हैं। ये भी कॉलीमैटर क्या करता है, जो भी लाइट गया उस लाइट को एक जगह पे फोकस करवाता है। दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या होगा, कॉलीमैटर। आईना आपने देखा, मिरर, मिरर जो है सनलाइट के सामने करो, और मिरर को ना आप अंधेरे वाले कमरे की तरफ करो। मिरर पे जो लाइट पड़ेगा ना, वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आपके अंधेरे कमरे में बिल्कुल चमक रहा होगा एक जगह पे जाकर के। क्यों? क्योंकि हमारा आईना जो है कॉलीमैटर का काम कर रहा है, सनलाइट आ रहा है और यहाँ पे पड़ के आपके कमरे में जा रहा है। आपने कभी बचपन में ऐसा खेला भी होगा करके। ये क्या कर रहा है, कॉलीमैटर लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे फेंक रहा है, वही कॉलीमैटर काम करता है। यहां से लाइट गया, इसको एक जगह पर जो है वो जमा करता है, और जमा किस पे करना होता है, थर्ड कंपोनेंट प्रिज्म पे करना होता है। किस पे, प्रिज्म। प्रिज्म या ग्रैटिंग, डिफ्रैक्टर ग्रैटिंग जिसको बोलते हैं, डिफ्रैक्टर ग्रैटिंग। यहां पर इन दोनों में से कोई भी कंपोनेंट यूज हो सकता है, प्रिज्म या डिफ्रैक्टर ग्रैटिंग। ये प्रिज्म क्या करता है, वहां प्रिज्म नहीं यूज होता था, यहाँ प्रिज्म यूज होता है। वहां लेंस यूज होता था, यहाँ प्रिज्म यूज होता है। प्रिज्म क्यों? लेंस क्या कर रहा था, सभी लाइट को आपको आगे ट्रांसमिट कर दे रहा था उसी वेव में, लेंस उसी वे में ट्रांसमिट कर दे रहा था। किस पे, आपको फिल्टर पे। लेकिन प्रिज्म क्या करता है, जब इस पे एक जगह पे या डिफ्रैक्टर ग्रेटिंग पे एक जगह पे सारे लाइट पड़ता है, तो उसमें से सभी सातों लाइट को जो है वो फैला के, देखो यहां पर सब फैला हुआ, फैला के आगे स्लीट पर जो है वो छोड़ता है। स्लीट पे छोड़ता है 7 कलर को फैला के। इससे फायदा क्या होता है, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि प्रिज्म जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के लाइट को छोड़ने में सक्षम होता है, जबकि जो फिल्टर जो था वो बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ को छोड़ने में सक्षम होता है। लगभग कितना, 8 से 8 to 30 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही ये छोड़ सकता है। कौन, फिल्टर एक कलर को छोड़ता है, जबकि प्रिज्म जो है यहां पर, प्रिज्म एक वाइड रेंज ऑफ 360 से लेकर 760, इससे भी ऊपर नैनोमीटर के जो है लाइट को छोड़ सकता है, डिस्पर्ज कर सकता है आगे। और फिर अगेन जैसा वहां पर वेवलेंथ सिलेक्टर था, फिल्टर जो यूज कर रहे थे वहां, यहां पर वेवलेंथ सिलेक्टर यूज होता है। यहां पर जो है वेवलेंथ सिलेक्टर, वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लीजिए कि किस वेवलेंथ, 540, 560, 580 वेवलेंथ सिलेक्ट कर लीजिए, कितना वेवलेंथ पे आपको जो है मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट वन जो है वेवलेंथ सिलेक्टर आपको यूज होता है, वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने वेवलेंथ पे आपको मेजरमेंट करनी है। वेवलेंथ जब सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि येलो कलर को मेजर करनी है, कि व्हाइट कलर को करनी है, कि पिंक कलर को, तो वही कलर जो है यहां से वेवलेंथ से फिर एग्जिट होगा, और अगेन फिर वही आप क्यूबेट जो है, 5th वन सेम एज क्यूबेट रखे होंगे आप, क्यूबेट में जो है वो पड़ेगा। पढ़ने के बाद जो एब्जॉर्बेंस हुआ होगा सो हुआ होगा, जो यहां से ट्रांसमिट हो गया लाइट, उस ट्रांसमिट लाइट को अगेन फोटो डिटेक्टर सेल लगा हुआ होगा, फोटो डिटेक्टर सेल रीड करेगा, और वो फोटो डिटेक्टर सेल जो है आगे आपके गैल्वेनोमीटर रीड आउट डिवाइस पे जो है वो रीडिंग दिखाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, वहां पे एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करके बताता था कि कितना जो है लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को माइनस करके रीड आउट डिवाइस पे बताता था। यहां पर क्या होता है, जो ये ट्रांसमिट हुआ है, केवल इस ट्रांसमिट हुए लाइट को, यहां पर जो ट्रांसमिट हुआ लाइट है वो फोटो सेल जो है एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर रीड आउट डिवाइस पर रीड करके बताता है कि इतना लाइट ट्रांसमिट हुआ है, और उस ट्रांसमिटेंस के बिहाफ पर जो है हम लोग रीडिंग लेते हैं। दोनों में डिफरेंस जो पहले बताया था यही होता है कि कैलोरीमीटर में एब्जॉर्बेंस और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ट्रांसमिटेंस के बिहाफ पर रीडिंग आता है। तो ये है दोनों में बेसिक, कंपोनेंट में भी डिफरेंस,
होप सो आपको इन दोनों के कंपोनेंट में भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे में कौन सा कंपोनेंट है सर? 6.1 क्यूबेट के बाद जो है फोटो सेल वही वाला, और 7 नंबर रीड आउट डिवाइस, रीड आउट डिवाइस। होप सो आपको दोनों कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अंतर भी समझ में आया होगा, डिफरेंस भी समझ में आया होगा, और दोनों के कंपोनेंट भी आपको एक्सप्लेन हुए होंगे, समझ में आया होगा कि इनके कंपोनेंट हैं क्या। इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अब हमारे इस लेक्चर में कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रो, अभी तक तो हमारा वर्बल वाला क्लास था, समझ लो ज्यादातर हमें वर्बली कंपोनेंट समझना है तो क्या वर्बली समझ सकते हैं ना। अब इसके बाद जो मेन पार्ट आएगा कि कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल में क्या क्या न्यूमेरिकल है, वो सारा चीज सॉल्व करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इस बात को हम लोग आगे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।